बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, आप सबका बहुत बहुत खैर मकदम हम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम बेहद ख़ास इस लिहाज से है क्योंकि श्रीनगर शहर में सिर्फ दो रोज़ कबल इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा वाक़या पेश आ गया जिस पर शायद कश्मीर की हर माँ, हर बहन और यकीनन हर बेटी उदास हुई, आंखें नम हुई और कश्मीरियत वाकई आज सवाल पूछ रही है कि क्या ऐसे वाक़े इस सरजमीन पर जायज़ हैं? क्या ऐसे वाक़यों की मज़म्मत करना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है? सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब किससे मांगा जाए और इंसाफ किससे मांगा जाए, ये हम आज प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, उससे पहले हम आपको बता दें आज का प्रोग्राम हमने श्रीनगर के एक ऐसे मारूफ और मुमताज़ बेटे और वकील के नाम किया है जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर एसिड विक्टिम बेटी के हवाले से कानूनी इमदाद फराहम करने का फैसला लिया है। जी हाँ नाज़रीन, आप मुझे सही सुन रहे हैं। एडवोकेट सूरज शकील साहब और इनके दूसरे साथी सईद मोहसिन गिलानी ने यह फैसला किया है कि अगर इस मजबूर और कमज़ोर बेटी के बाप को कोई भी कानूनी इमदाद, कोई भी कानूनी मशवरा चाहे तो यकीनन वो इस शहर में नंगे पांव उनके साथ साथ रहेंगे। वो किसी भी अदालत में जाने के लिए तैयार हैं, वो किसी भी जगह ये मामला लड़ने के लिए तैयार हैं। तैयार इसलिए क्योंकि वो इंसाफ देना चाहते हैं इस 24 साला बेटी को जिस पर सिर्फ 2 रोज कबल हवल के मुकाम पर एक ऐसा वाकया पेश आ गया। यकीनन तेजाब उसके चेहरे पर फेंका गया और चेहरा तबाह कर दिया गया, आंखों की बीनाई चली गई, जो वाकई जिगर छलनी कर देता है, जिगर और कलेजा काट देता है। तो यकीनन नाज़रीन मोहतरम, आज मैंने प्रोग्राम में ज़्यादा वक्त आपका न लेते हुए मैं सीधे मुतारिफ कराना चाहूँगा एडवोकेट सूरज शकील को। सूरज शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको सलाम, आपके हौसले को सलाम, आपके जज्बे को सलाम। जी थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। मैं आज यहाँ पे आया हूँ इस बारे में बात करने जो 2 दिन पहले शहरी श्रीनगर में जो शर्मनाक वाक़या हुआ है उसके बारे में बात करने आया हूँ कि जो वो विक्टिम है जिसके साथ ज़्यादती हुई है, बस एक ना कहने पे कि वो कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करे, उसके घर वाले अपने आप को अकेला महसूस ना करें। वो हमारी बहन है, हम वो जो एक्ट हुआ है हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम सबको करना भी चाहिए। तो हमारा पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस बहन के साथ खड़े रहेंगे, उसको इंसाफ दिलाने में हमारा भरपूर ताउन होगा। हम उनकी फैमिली से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनको किसी भी लीगल एडवाइस या असिस्टेंस की ज़रूरत हो वो हमें बोल सकते हैं। अपना बेटा समझ के हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ मेरी पूरी लीगल टीम है, वो उनके साथ राब्ते में रहेगी। हम उनके घर वालों से भी राब्ता करेंगे, उनको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होगी हम अपनी तरफ से एश्योरेंस देते हैं कि हम उनको वो चीज़ लीगली प्रोवाइड कराएंगे। एडवोकेट सूरज शकील साहब, आपने दिल जीत लिया आज कश्मीर का कि बेटा समझ के वो बाप, 3 बेटियों का बाप आपसे राब्ता कर सकता है और आप कानूनी लिहाज से कानूनी मशवरा, कानूनी इमदाद आप उनको फराहम कर सकते हैं। एडवोकेट सूरज शकील साहब, ये बता दीजिएगा कि आपने कैसे सोच लिया और आपको ये कैसे जहन में आ गया कि मैं इस फैमिली के लिए वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर इनके शाना बशाना हूँ और वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें? कैसे सोच लिया आपने? इसमें तो पहले सोचने की कोई बात ही नहीं है। मैं इस सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, उस मेंबर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है, अगर कहीं पे भी गलत होता है या कुछ होता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आगे आना। जैसा कि हमने कल भी देखा कितने प्रोटेस्ट हुए
वो भाई बहन कल SMHS हॉस्पिटल के बाहर भी कैंडल लाइट प्रोटेस्ट कर रहे थे, फ्लाईओवर के नीचे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, सर्दी में निकल रहे थे बाहर सड़कों पे आए, इसलिए कि वो उस बहन को ये दिखाए कि वो अकेले नहीं है, उसके साथ जो गलत हुआ है पूरी दुनिया उसको गलत समझती है। और इसके बाद हम पे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देखिए अब हम उसके जो आँखों की रोशनी है वो वापस नहीं ला सकते हैं, ना ही उसके जो चेहरे की वो रौनक है वो लौटा सकते हैं, लेकिन हम पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। एक होता है जस्टिस, एक उस लड़की को जस्टिस दिलाना, उस लड़की के शाना बशाना चलना, वो हमारी बहन है, और कल को जब वो हमारी सोसाइटी में ठीक होके इंशाल्लाह वापस आएगी, इंशाल्लाह, उसको इस चीज़ का एहसास नहीं दिलाना कि आपके साथ गलत हुआ है, उसको और ज़्यादा इज्जत देना, ना कि उसको ताने देना, उसके साथ रहना, उसको हमेशा उसकी हौसला अफजाई करना, ये भी एज अ ब्रदर, एज अ सोसाइटी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हमेशा उसके साथ रहें। कल को ये वो ना सोचे कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, किस चीज़ के लिए, उसकी गलती क्या थी। एक ना ही तो कहा था, वी शुड रिस्पेक्ट, कि अगर कोई ना बोलता है उसकी ना की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसकी हाँ की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर कोई इस टाइम पे आगे आए। जैसे हमने देखा कल भी बहुत सारे लोग आगे आए थे, उनको भी अप्रिशिएट करना कि वो आगे आए, अपना कीमती समय निकाल के उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, बाकी चीज़ें भी की। हम एज अ सोसाइटी देखना चाहेंगे कि हम पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और हमें वो पूरी करनी चाहिए। एडवोकेट सूरज शकील साहब, ये भी हमें समझा दीजिएगा, कानूनी लिहाज से अगर हम कानूनी दावपेच की बात करते हैं तो इस मामले में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, जिस लिहाज से पुलिस भी इस वक्त कार्रवाई करती है, खासकर SSP श्रीनगर राकेश बलवाल जी, इस प्रोग्राम के जरिए अगर हम आपको भूल जाएं तो मेरे ख्याल में यह प्रोग्राम के साथ नाइंसाफी होगी। आपने उम्दा काम करके सिर्फ चंद घंटों के अंदर अंदर इन मुलजिमों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया और यकीनन इस वक्त कानूनी कार्रवाई आप कर रहे हैं। राकेश बलवाल साहब, आप आज काबिल तारीफ भी हैं, काबिल तहसीन हैं। आपने जिस अंदाज से, जिस लिहाज से खुद मॉनिटर करके एक सिट इसमें बना दिया, एक टीम बना दी पुलिस अफसरान की, जिसमें SHO साहिबान, जिसमें वीमेंस पुलिस स्टेशन की SHO साहिबा और बहुत सारे अफसरान को मिला के आपने खुद मॉनिटर किया। रात देर गए तक आप मॉनिटर कर रहे थे। राकेश बलवाल, आप भी काबिल तासीन हैं। तो एडवोकेट शकील साहब, आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कानूनी लिहाज से आप इस केस को किस एंगल से देखते हैं? देखिए, इसमें FIR ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है अंडर सेक्शन 326A, जिसमें मिनिमम जो इम्प्रिजनमेंट है इसकी वो 10 years है, और जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है वो इसमें है अप टू लाइफ। तो और इसमें एक और चीज़ है कि जो इसमें इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ एज़ पर लॉ फ़ाइन भी है, और वो फ़ाइन ऐसा होना चाहिए जिसमें जो वो जस्ट होना चाहिए, जिसमें उस विक्टिम का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो भी कवर होना चाहिए, और जो एक्यूज्ड को या जो इसमें कल्प्रिट से फ़ाइन लिया जाएगा वो डायरेक्ट विक्टिम को जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें आता है कंपनसेशन की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के तहत स्टेट पे ऑब्लिगेशन है कि जो विक्टिम है वो उनका साथ दें, विक्टिम के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो देखें। उसमें देखो सेंट्रल की भी स्कीम एक है, उसके तहत विक्टिम को 3 लाख रुपए मिनिमम मिलते हैं, जो 8 लाख रुपए तक जाता है, और प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड के तहत भी 1 लाख रुपए उनको मिलता है, इन एडिशन टू दी विक्टिम्स कंपनसेशन रिलीफ फंड, वो भी उनको मिलता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी बहन को ये सारे कंपनसेशन मिल जाएं। हम उस बहन के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसमें तो अब कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना हम हो सकता है विद रिगार्ड टू द जस्टिस, विद रिगार्ड टू द कंपनसेशन एंड ऑल अदर थिंग्स, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल सूरज साहब, बहुत बड़ी खबर हम अपने नाज़रीन को दें इस वक्त के। एडवोकेट सूरज शकील ने आज इस प्रोग्राम के दौरान बताया कि इस बहन की जो इमदाद है, खासकर सरकारी सतह पर जो भी इमदाद होनी चाहिए, उस हवाले से सूरज शकील जितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं इस फैमिली के साथ हैं। जब चाहें आप सूरज शकील साहब के साथ मिल सकते हैं, और कानूनी लिहाज से अगर आप कोई भी इमदाद चाहते हैं, चाहे नेशनल लेवल पे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जितना भी फर्ज बनता है, सूरज शकील साहब लीगली इस विक्टिम फैमिली, इस एसिड अटैक फैमिली के साथ है। तो सूरज शकील साहब, एक और सवाल यहां पे है कि अगर हम इस खानदान की बात करें
तो इलाज और मुआवजा की बात आती है, इलाज और मुआवजा की बात आती है। इलाज और मुआवजा के हवाले से यह बता दीजिए कि यह किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है? कल को इस बेटी का ऑपरेशन होना है, चेहरा तबाह हो गया है, आंखों की रोशनी जो हम शायद नहीं ला सकते, लेकिन अगर इनको बाहर हम लेना चाहे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, तो क्या यह स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टेट इसकी जो तिब्बी इमदाद है वो करे? जी, ये स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हम गाइडलाइंस देखें तो इस सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो उस विक्टिम का ख्याल रखे। जी। और जैसा कि मैंने इससे पहले भी बोला कि सेंट्रल की स्कीम है, 3 लाख मिनिमम उसमें दिया गया है। उसके बाद इसमें कमेटी बैठती है जो डिसाइड करती है कि इस विक्टिम का कितना खर्चा आता है, वो 8 लाख रुपए तक जाता है। इन एडिशन टू दैट प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल लीव फंड है, उसमें भी 1 लाख रुपए देते हैं। और दूसरी बात है, बाद में अगर इस बेटी का या इस बहन का ज़्यादा खर्चा आता है, उसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसमें वो भी रिट फाइल कर सकते हैं। तो वो देखते हैं, वो बात की बात है। ठीक है एडवोकेट सूरज शकील साहब, चूंकि आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हमें बता दीजिए कि आगे जाके जो इसमें लीगल प्रोसीजर चलेगा तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है स्टेट की? चूंकि स्टेट का ये फर्ज बनता है कि वो एक मजलूम के साथ हमेशा स्टेट को खड़ा होना होता है, एक विक्टिम के साथ खड़ा होना होता है, एक कल्प्रिट को सजा दी जाए। प्रोसिक्यूशन का क्या रोल बनता है, जुडिशरी का क्या रोल बनता है, और आप अगर कानूनी लिहाज से कोई मशवरा देना चाहे कि थोड़ा सा डेटरेंट अगर हम लॉज को करें जब हम हीनियस क्राइम्स की बात करते हैं, तो सूरज शकील साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, लॉज हैं 2013 के बाद जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुई, उसमें सेक्शन 326A को आईपीसी में लाया गया। स्टेट अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस भी दी थी इस एसेट के रिलेटेड, जिसमें थी कि जो भी एसेट बेचने वाला होगा उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो भी उसके पास आएगा एसेट खरीदने के लिए, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, उसकी वैलिड आइडेंटिटी होनी चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, उसका रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। और उसके बाद जब जो भी वो सेल करता है एसेट की, उसको उसकी इतला जो है वो पुलिस को देनी है कि एक रजिस्टर मेंटेन करके कि मैंने इतनी सेल पुलिस को इतनी सेल एसेट की है। वो बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे भी बनती है, क्योंकि एसेट बेचने वाला जो है वो भी एक सिविलियन ही है, एसेट खरीदने वाला वो भी सिविलियन ही है, और एसेट फेंकने वाला भी वो भी सिविलियन ही है। तो इस लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोसाइटी पे है, कि हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि एक लड़की का जो ना है उसकी हमेशा इज़्ज़त करनी चाहिए। खाली लड़की की नहीं, हर किसी के ना की इज़्ज़त करनी चाहिए। कल को कोई लड़की जो है उसकी शादी होने वाली होती है, उसकी खुद की मर्जी होती है वो किससे शादी करे और किससे नहीं, उसके फैमिली का उस पर प्रेशर नहीं होना चाहिए। जी जी जी, कंटिन्यू करें। उसके फैमिली का उस पर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी स्कूल लेवल से ही समझाना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पे भी है और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोसाइटी पे भी है। देखिए, घर को ताला रखने से चोरियां बंद नहीं होती। चोरियां अगर बंद होती है वो सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने से होती है, सोसाइटी में एक जो मुआशरे में जो गलतियां हैं वो सुधारने से होती हैं। तो बेटर रहेगा हम एज ए सोसाइटी पहले अपने फ़र्ज़ जो हैं वो देखें, हमारा फ़र्ज़ क्या है, उसके बाद में भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें रुक सकती हैं। खाली स्टेट का ही काम नहीं, सोसाइटी का भी काम है इसमें। चलिए एडवोकेट सूरज शकील साहब, आपका बहुत बहुत